आदाब नाजरीन, रात के बज चुके हैं 9:30। मैं हूं सनम एजाज। प्रोग्राम देख रहे हैं आप अब तक, और रात 9:30 बजे अब तक में हम दुनिया जहां की बड़ी बड़ी खबरों पर नज़र रखते हुए आपको हकीकत से बाखबर करने की कोशिश करते हैं। और उसी हकीकत में दुनिया में दो बड़े अलमिया, आज एक अलमिया तो गाज़ा का है ही, आप जानते हैं, लेकिन दूसरा अलमिया पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में देखने को आ रहा है। पाकिस्तान में 4 साल पहले पाकिस्तान की अदालत ने तब के वज़ीर-ए-आज़म को बरतरफ किया। मकसूद चपरासी उनका चपरासी था, घर का नौकर था, और उसके अकाउंट में जब 4 खरब रुपए बरामद हुए तो पता चलने लगा कि कुछ गड़बड़ है। और गड़बड़ के बाद जब तहकीकात हुई तो ये भी पता चला कि इस गड़बड़ में तो वो है जिन्हें पाकिस्तान में शरीफ कहा जाता है। और ये शरीफ फैमिली कितनी शरीफ है उसका अंदाज़ा उनकी बरतानिया में हुई प्रॉपर्टी से लगने लगा, और फिर अदालत ने उन्हें जेल की सज़ा सुनाई। ताहम पाकिस्तान की इस अदालत का काम ज़्यादा देर तक नहीं चल सका, और यूँ जिस तरह कहा जाता है कि पाकिस्तान में 3 यानी जस्टिस, जर्नल और जर्नलिस्ट, इन 3 की वजह से पाकिस्तान बर्बादी की तरफ जा रहा है, वही कुछ हुआ। और बाज़ाब्ता तौर पे 50 रुपए के स्टाम्प पर नवाज शरीफ को लंदन इलाज के लिए जाने की इजाज़त दी गई, लेकिन 4 साल तक न उसके प्लेटलेट्स बराबर हुए न उसका इलाज हो सका। और 4 साल के बाद, 3 साल के बाद जब पाकिस्तान में इमरान खान की वो हुकूमत गिराई गई जो किसी हद तक पाकिस्तान को डगर पर लाने की कोशिश कर रहा था, तो अचानक नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स भी बराबर होने लगे, उसके गुर्दे भी ठीक होने लगे, सर के जो दिमाग में जो चक्कर था वो भी ठीक होने लगा। और यूँ नवाज शरीफ ने तब से ही वापसी की तैयारी शुरू की। उस वापसी की तैयारी में पाकिस्तान के साबका फौजी सरबराह ने उनका बड़ा हाथ दिबाया, और फिर आज के पाकिस्तानी फ़ौज के जो सरबराह हैं, जिसके बारे में दुनिया में कहा जाता है कि वो हाफ़िज़ कुरान भी हैं, लेकिन हाफ़िज़ कुरान होते हुए भी पाकिस्तान का जो हाल आज के जनरल ने किया, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने किया, वो सारी दुनिया जानती है। और बिलाखिर अब सारी प्रॉक्सी, सारे मामलात एक तरफा छोड़ते हुए नवाज शरीफ आज पाकिस्तान वापस पहुँचे। इस वापस पहुँचने भी एक बार फिर अदलिया का रोल देखने को मिला, और वो अदलिया जो इमरान खान को मामूली से मामूली केस में ज़मानत नहीं दे रही है, मामूली सी मामूली केस में दर्द बहाने करती है, उसी अदालत ने नवाज शरीफ को पहुंचने से पहले ही ज़मानत दे दी। और बिलाखिर आज जब इस्लामाबाद पहुंचे तो इस्लामाबाद के बाद वो लाहौर भी गए, और लाहौर में मज़ार कायद पर जो जलसा मनाया गया, जो मुनक्कद किया गया, उसमें भी वही कहा जाता है कि पैसे का खूब इस्तेमाल किया गया, दिहाड़ी पे खूब मज़दूर लाए गए, और दिहाड़ी पे लाए गए मज़दूरों ने नवाज शरीफ का शानदार इस्तकबाल भी किया। पाकिस्तान की बदकिस्मती, और इस पाकिस्तान की बदकिस्मती में आगे क्या होगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। कहते हैं एक बार फिर पाकिस्तान को लूटा जाएगा। 70 के अशरे में पाकिस्तान दुनिया में बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क था, लेकिन 70 के बाद जब पाकिस्तान में जर्नलों ने अपनी कारस्तानी शुरू की तो उसके बाद पाकिस्तान की गिरावट शुरू हुई। पहले बांग्लादेश टूटा, और उसके बाद पाकिस्तान के बाकी पुर्जे भी टूटना शुरू हुए। आज की डेट में भी टूटने की कगार पे ही पहुंचा हुआ है, लेकिन फिर भी उम्मीद लगाए हुए हैं कि शायद कोई बला हो जाए। पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क है, और पड़ोसी मुल्क में अगर सरकार पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फिर साफ जाहिर है उनकी गोलियां चलना शुरू होती हैं, और आवाम का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो गोलियां इस तरफ चलाते हैं, और फिर इधर गोलियां जो चलती हैं उससे यहाँ की जानों का नुकसान होता है, और वो अपनी सियासत चमकाने के लिए इधर के लोगों को कुर्बानी का बला करते हैं। वो बड़ी बात हो जो इमरान खान का दौर था, जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे सीज़ फायर हुआ, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हालात किसी हद तक बेहतर भी हुए, अगर तो देखने को नहीं मिल रहे थे, लेकिन फिर भी 5 अगस्त के वक्त भी हमने देखा कि पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा मामला देखने को ना मिला जिससे हम कह सकते हैं कि कुछ आसपास और उस पार के तरफ लोग जो है वो ज़्यादा इसी चीज़ को या इधर की तरफ ही ज़्यादा नज़र रखे हुए। लेकिन अब फिर नवाज़ आ ही गया है, तो नवाज़ पाकिस्तान की ड्यूटी नैया तो बचाएगा नहीं, लेकिन कहीं न कहीं इधर की तरफ अपनी गोलियों का रुख दोबारा करेगा। और उसका अंदाज़ा आज से ही देखना शुरू हो गया, जब आज अरनिया के लाइन ऑफ कंट्रोल पे गोली चली है, और यहाँ कश्मीर के केरन सेक्टर में भी गोली चली है। लगभग 3 साल के बाद आज दोबारा गोली चली है, तो ये साफ जाहिर है नवाज़ का आना और हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। पाकिस्तान के हवाले से हम यही कह सकते हैं कि उनकी कौम ही ऐसी है, उनको तो ऐसे ही लोगों की ज़रूरत है। वहाँ अच्छे लोगों की जगह ही नहीं है, वहाँ तो करप्शन है, वहाँ तो बेईमानी है, वहाँ तो दंदा है पर गंदा है, और पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान की बात।
लेकिन हम दूसरे बड़े अलमिये से आपको दो चार कराते हैं। ये इसराइल की दहशतगर्दी है और ये इसराइल की दहशतगर्दी निहत्ते फ़लस्तीनी शहरियों पे है। 12 लाख के करीब फ़लस्तीनी अभी बेघर हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में 20 फ़लस्तीनी शहरी और भी मारे जा चुके हैं और आज की तारीख में या पिछले 24 घंटों में फ़लस्तीनी अथॉरिटीज़ के मुताबिक फ़लस्तीन के गाज़ा में सबसे पुराने चर्च, जिसकी उम्र करीबन 1200 साल बताई जाती है, उसको भी आज मिसाइल का हम निशाना बनाया गया। बताया जाता है कि इसमें वो लोग पनाहगज़ीन बने हुए थे जो वहाँ पे अपनी जान बचाने के लिए गए हुए थे, वहाँ पर भी आज गोले चलने की खबर है। लेकिन एक अच्छी खबर ये भी है कि कतर की सालसी से आज हमास ने 2 अमरीकी ख़वातीन को फ़लस्तीन इसराइली अथॉरिटीज़ के हवाले भी किया। ये यरगमाली थे और 9 अक्टूबर को इन्हें यरगमाल बनाया गया था, जब फ़लस्तीन के लोगों ने इसराइल के अंदर घुसकर खूब जमावड़ा किया, खूब दुमका माशी की थी। और उसी के बीच में आज की खबर भी है कि 20 के करीब और लोग मारे गए हैं और इसराइल में बच्चे भूख से फ़लस्तीन में बच्चे भूख से बिलखते जा रहे हैं। फ़लस्तीन में ज़ख्मियों के इलाज की सहूलियत नहीं है। फ़लस्तीन में लोगों को पीने का पानी मैसर नहीं है। फ़लस्तीन में बिजली नहीं है। और ये दुनिया का सबसे बड़ा अलमिया है कि जंगी कवानीन का कोई ख्याल न रखते हुए फ़लस्तीन के बच्चों पे हमले किए जाते हैं, फ़लस्तीन के अस्पतालों पे हमले किए जाते हैं, फ़लस्तीन के घरों पे हमले किए जाते हैं। और पिछले 10 दिनों की इस लड़ाई में 30,000 से ज़ायद घरों को मिसमार किया जा चुका है और ये सबसे बड़ा अलमिया इस दुनिया का है। और उसी अलमिये पे दुनिया में जो अक़वाम आलम है वो तो खामोश थे, वो ऐसी ज़बानी बयान तो दे चुका है, मुस्लिम ममालिक कोई बात करते नहीं हैं और बिलाखिर वो निहत्ते फ़लस्तीनी मारे जाते हैं, जिस पे दुनिया में बाद में मुस्लिम ममालिक में सियासत की जाएगी। पाकिस्तान में भी सियासत होगी, फ़लस्तीनियों के नाम पे हम तुम्हारे साथ हैं का नारा लगाया जाएगा। लेकिन पिछले 15 दिनों के दौरान फ़लस्तीन के हक़ में पाकिस्तान से एक भी आवाज़ नहीं उठी है। पिछले 15 दिनों में फ़लस्तीन के हक़ में अरब ममालिक से कोई आवाज़ नहीं उठी है। कहीं पे भी फ़लस्तीन के मामले पर किसी भी मुल्क में अवाम बाहर नहीं निकली है, भला हो ईरान का, जिसने किसी हद तक बात की, धमकी दी या बाकी हथियार वगैरह जो है वो फ़लस्तीन के गुरिल्ला जो फ़ौज है उनको हवाले की, उनको दिए। लेकिन बिल आखिर हम यही कह सकते हैं कि दुनिया में खामोशी है, सबको डॉलर प्यारे हैं, इंसानी जान जाती है तो निहत्ते फ़लस्तीनियों की। लेकिन बात उठी है और बात उठाई जा रही है और ये उठाई जा रही है जम्मू कश्मीर में से। जम्मू कश्मीर में पिछले हफ्ते भी जुम्मे के दिन नमाज नहीं हो सकी। जामिया मस्जिद में सरकार ने एहतियाती तदाबीर रखते हुए फोर्स की एडिशनल डिप्लॉयमेंट कर रखी थी। श्रीनगर में कल वाले जुम्मे पे भी नमाज नहीं हो सकी, कल भी एडिशनल डिप्लॉयमेंट की गई थी। साफ जाहिर है, दुनिया जानती है और जम्मू कश्मीर की इंतज़ामिया भी जानती है कि कश्मीरी किसी का दुख दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं और जब कहीं पे दुनिया में दर्द हो, दुख हो, जुल्म हो तो कश्मीरी उस पर उठ खड़ा होते हैं। और यही वजह थी कि कल भी श्रीनगर की जामिया मस्जिद में और जामिया मस्जिद के आसपास के इलाकों में एहतियाती तदाबीर का एहतमाम भी किया गया था। लेकिन आवाज़ आज श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती ने उठाई। PDP की खातून सदर महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में आज अपने पार्टी दफ्तर से एक जलूस भी निकाला और 7 अक्टूबर से इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनियों पर ढाए जा रहे जुल्म और फ़लस्तीनियों के साथ इज़हार यकजहती के लिए इस एहतजाजी रैली के दौरान अमेरिका और इसराइल मुखालिफ नारे भी लगाए जा रहे थे। ताहम यहाँ पहले से तैनात पुलिस ने एहतजाजी रैली को पोलो व्यू से आगे जाने की इजाज़त नहीं दी। महबूबा मुफ्ती गुस्से में थी। महबूबा मुफ्ती ज़ोर ज़बरदस्ती करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी और महबूबा मुफ्ती ये भी बता रही थी कि फ़लस्तीनियों पर जिस तरह से बर्बरियत का मुजाहरा किया जा रहा है उसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिल रही है। अस्पतालों में, गिरजाघरों में बमबारी की जा रही है और 1500 समेत बच्चों समेत 1500 बच्चों समेत 4000 के करीब फ़लस्तीनी ख़वातीन को भी इस जंग में शहीद किया गया है। फ़लस्तीन में ज़ख्मियों की तादाद 12,000 से ऊपर हो चुकी है और ये नस्ल कुशी है। महबूबा मुफ्ती बता रही थी कि बैनुल-अक़वामी बरादरी की ये जिम्मेदारी थी कि वो इस मौके पर फ़लस्तीनियों की ढाल बने, लेकिन पिछले 8 दिनों के दौरान बग़ैर किसी चीज़ के खाए पिए फ़लस्तीन के बच्चे, फ़लस्तीन की ख़वातीन, फ़लस्तीन के ज़ख्मी खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उन्हें पीने को पानी नहीं मिल रहा है और बैनुल-अक़वामी बरादरी को आगे आना चाहिए। वो आगे आकर फ़लस्तीनियों को उनका हक दिलाएं और इसराइल फ़लस्तीन से निकल जाए। गो बैक इसराइल के नारे लगाए और अमेरिका मुर्दाबाद के नारे तो आसपास सब लगा ही रहे थे। इस सारे के बीच में महबूबा मुफ्ती ने बड़ी कोशिश की, आवाज़ उठाई और ये आवाज़ शायद अब और दूर तक ज़रूर जाएगी। महबूबा मुफ्ती ने क्या बताया, सुनिएगा।
1500 बच्चे मारे गए हैं। अभी तक हजारों की तादाद में फलस्तीन में बेगुनाह लोग मारे गए हैं और सारी दुनिया तमाशे देख रही है। जब यूक्रेन में 500 बच्चे 2 सालों के अंदर मारे गए तो सारा दुनिया जो है चीखने लगा। आज फलस्तीन में 1500 बच्चे, हजारों की तादाद में लोग मारे जा रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा है। हम दुनिया के मुल्कों से कहते हैं कि आप इजराइल पे दबाव डाल के सीज फायर करो। इस वक्त फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, वहाँ सप्लाई बंद है, वहाँ दवाइयाँ बंद है, वहाँ खाना बंद है, वहाँ पीना बंद है, वहाँ लोगों पे गोलियां चल रही है, बमबारी हो रही है। जो हॉलोकॉस्ट में ज्यूज के साथ हुआ था, आज इजराइल वही फलस्तीनियों के साथ कर रहा है और इसके नताइज आने वाले वक्त में बहुत खतरनाक हो सकते हैं। दुनिया में ऑलरेडी बहुत दहशतगर्दी है, मगर ये करने से दुनिया में दहशतगर्दी, जब आप नाइंसाफी करोगे तो लोग जो है और लोग बंदूकें उठाएंगे और दुनिया में हालात खराब होंगे। इसलिए हम कहते हैं अगर दहशतगर्दी इसी तरह नहीं रोकी गई तो दुनिया में और बंदूकें उठेंगी, लोग इस जुल्म का जवाब देने के लिए बंदूकें उठाएंगे। ये महबूबा मुफ्ती बता रही थी, श्रीनगर के पोलोविव के इलाके में मीडिया से भी खिताब कर रही थी। और आपको बताते चलें, महबूबा मुफ्ती जब ये यहाँ पे बता रही थी तो गुलाम नबी आज़ाद इसी तरह का बयान जो है वो श्रीनगर के पास के इलाके बटमालू में बता रहे थे। क्या कुछ बताया गुलाम नबी आज़ाद ने और महबूबा मुफ्ती को क्या कुछ जवाब दिया बीजेपी ने, ये भी हम आपको बताएंगे अब तक में, लेकिन इस छोटे से तजारती वक्फे के बाद।